कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? शेड्यूल पढ़ रहे थे? कहाँ हो गया? 7 शेड्यूल हो गया था। चलिए नोट्स बन रही है, नोट्स बन रही है। 3 दिन की छुट्टी में सिर्फ सेवई खाएं कि कुछ और किए? अभी पता चल जाएगा। नोट्स बन रही है। इसमें से 40% के नोट्स में वही पेन रखी होगी जहां ये टॉपिक खत्म हुआ। 40 नहीं होगी, 60 हो गए, 40 ही संशोधन हो रहा है। हाँ चल बाबू तुम्हें से शुरुआत करते हैं। बताओ जनगणना जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा। जनगणना किस शेड्यूल में है? मतलब शेड्यूल क्लियर है साथी में, वो नहीं पूछ रहा है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किस लिस्ट में? संघ सूची में। और जनगणना पर कानून या जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है? गृह मंत्रालय। इसमें गृह मंत्री कौन है? इंडिविजुअल चलने दो, इंडिविजुअल भी चलने दो। और तेलंगाना में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? 7 सीट, ठीक है। 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 119 विधानसभा, ठीक है। वहां पे विधान परिषद की कुल 40 सीट, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछा गया कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, इसे संविधान ने कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने कब विरोध किया था? प्रश्न समझ में आया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जिसे संविधान सभा ने आगे चलकर स्वीकार कर लिया। कब? आवाज नहीं बेटा, आगे वाले देखो कितना मन से खोज रहे हैं। 22 जनवरी 1947। क्लियर? अगर पूछेंगे कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों के शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो उल्लेख किया गया है जनजातियों का, किस सूची में है? 12 सूचियां ही हैं, 25 कहां से आएगा? वो कौन सा शेड्यूल है जिसमें 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है? 6 में, ठीक है। और राष्ट्रपति का शपथ आप थे कि नहीं? सैटरडे क्लास नहीं थे? बताओ राष्ट्रपति को ओथ किस आर्टिकल के तहत लिया जाता है? शपथ अभी हम शुरू करेंगे बेटा। प्रश्न आर्टिकल 60 है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आवाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए, और अगर पूछा गया बताइए इनकम टैक्स किस सूची में? आयकर। आवाज नहीं बेटा, किस सूची का विषय है? संघ सूची। डिफेंस संघ सूची का। और इरिगेशन, सिंचाई किस सूची का विषय? राज्य सूची का। पर्यावरण संरक्षण किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। संघ सूची किस देश से ली गई है? आवाज नहीं बेटा, कनाडा से। और राज्य सूची कनाडा से। समवर्ती सूची कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया हमारे संविधान में? इसमें कितने लोग हैं पॉलिटिकल साइंस वाले जिनका ग्रेजुएशन या पीजी राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान से? एक और कोई? 2। बताओ ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान ने और क्या लिया है? हाँ बताओ। प्रस्तावना की भाषा ली गई, प्रस्तावना का विचार लिया गया?
लैंग्वेज, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो ये यूएसए से। कॉन्सेप्ट कहां से? यूएसए से। और लैंग्वेज कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमारे संविधान में ली गई है, आर्टिकल 108, बताओ क्या है? कंबाइंड सेशन, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है, वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और ये किस आर्टिकल में है? 108 में। इसे बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा। आगे आएगा तो उसको बताएंगे। फिलहाल आप 7 शेड्यूल तक लिख लिए थे। नीचे से एक क्वेश्चन लिखा था आपने, अवशिष्ट शक्तियां लिखा था, तो जहां तक लिखिए नीचे से नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा रेसिड्यूशियल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूशियल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, आर्टिकल 248, रेसिड्यूशियल पावर, अवशिष्ट शक्तियां, आर्टिकल 248। आर्टिकल 239, और ये ली गई है कनाडा से। रिसोर्सेज में इसका स्रोत कहां से है? तो कनाडा से है। कनाडा 248। जैसे प्रश्न क्या पूछेगा? अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में है? रेसिड्यूशियल पावर किस में है? आर्टिकल 248 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, और ये केंद्र के अधीन है, मतलब इस पर जो भी विषय होंगे, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। चलिए अब यहां से लिखिएगा 8वां शेड्यूल, एर्थ शेड्यूल, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, एर्थ शेड्यूल, 8वीं अनुसूची के सामने लिखिएगा लैंग्वेज, भाषाओं का उल्लेख, लैंग्वेज, लैंग्वेज। और नीचे लिखिएगा प्रारंभ में 14, वर्तमान में 22। स्टार्टिंग में कितने थे? 14, वर्तमान में है 22। प्रारंभ में 14, वर्तमान में 22। मतलब कितनी भाषाओं को संविधान संशोधन से जोड़ा गया? प्रश्न पूछेगा कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। तो कितनी भाषाओं को संविधान संशोधन से लाया गया? 8 भाषाओं को। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, उस दिन मैंने बोला भी था, बताया भी था, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। किस आर्टिकल में है? 360 किस भाग में? 20 में। ठीक है, तो एक प्रश्न मैंने लिखवाया था आपको, आर्टिकल भाग 18, इमरजेंसी, आपात। अब जिससे पूछेंगे जवाब वो देगा। बताओ इमरजेंसी कितने प्रकार की है? आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। कौन कौन सी इमरजेंसी, कौन कौन सा आपात है? मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ 352 क्या है? आवाज नहीं बेटा। आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी है? पीछे क्लास में थे उस दिन? पहली क्लास है, बताओ। तुम थे ना क्लास में? नहीं थे शनिवार को? कितने लोग नहीं थे सैटरडे को? चलो तो बताओ 352 में क्या है? आवाज की बेटा। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि जिस समय अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा? 3 बार। 62, ठीक है, 1962, 1971, 1975। अब जिससे पूछेंगे जवाब वो देगा। 1962 में जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था, तो उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 71 में लगा तो कौन था? आवाज नहीं।
ये भी और लास्ट 75 में लगा तो फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इमरजेंसी कितने प्रकार की? 3। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और व्यक्ति, ये कितनी बार लगा? अभी तक एक बार भी। ये कितनी बार लगा? 100 से ज्यादा। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ लगा? पंजाब में। अगर पूछेगा राष्ट्रपति शासन भारत में पहली बार किस राज्य में लगा था? पंजाब। चलिए अब देखिएगा, आपने भाषाओं के बारे में लिखा है 8वीं अनुसूची में, तो प्रारंभ में कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? तो 8 भाषाओं को कैसे कैसे ऐड करके लिखा गया है? तो सबसे पहले लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन 21st अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 1967, 91वां संविधान संशोधन 1967 1967, 21st क्या मतलब नहीं, पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967 के सामने लिखिए सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज, सिंधी भाषा। लिखिएगा 71वां संविधान संशोधन 71 अमेंडमेंट 1992 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके सामने लिखिएगा नेपाली, जब उसको 60 में कहते हैं नमक, लिखना नहीं है, बस उदाहरण बता रहा हूं। नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। नेक्स्ट, अब अगर पूछा जाए बताइए बोडो डोगरी मैथिली संथाली को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? कितने लोग पढ़ चुके हैं ये बताएं? ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ चुके हैं इस चीज को, इस टॉपिक को? उठाइए उठाइए, हाथ उठाइए, कहां सवाल बताओ, आवाज में। बोडो डोगरी मैथिली संथाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? कब हुआ था? कौन सा संशोधन? 92 अमेंडमेंट। लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, 92 अमेंडमेंट 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के सामने देखिएगा बोडो, बोडो के सामने लिख लीजिएगा WB। क्या समझ में आएगा? मतलब बोडो कहां बोली जाती है? डोगरी, डोगरी के सामने JNU, मतलब जम्मू कश्मीर। बोडो डोगरी मैथिली, मैथिली के सामने बिहार, और संथाली, संथाली के सामने झारखंड। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इनके सामने वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड। तो इस तरह से कितनी भाषाएं हो गई? संथाली झारखंड में बोली जाती है। एक जनजाति भी है संथाल, ठीक है, और एक विद्रोह भी हुआ है संथाल विद्रोह, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पहले में सिंधी, फिर नेपाली मणिपुरी कोंकणी, फिर बोडो डोगरी मैथिली संथाली, कितनी भाषाएं होंगी? 8 भाषाओं को संशोधन के द्वारा लाया गया। तो अब वर्तमान में भाषाओं की कुल संख्या 22 है, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा वो सीधा उठाएगा, कहेगा बताइए बोडो को किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट, और देखिए आगे, अब देखिए 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची, इसके सामने लिखिएगा इसे पहले संविधान संशोधन 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट
1951 के द्वारा ऐड किया गया है। इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 1951। जैसे अगर प्रश्न पूछेगा कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो पहला संविधान संशोधन कब होता है? 1951। तो क्या आपने पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, आज वर्तमान में 12 है। इन चारों को संशोधन से लाया गया होगा। नीचे लिख दीजिएगा उसी में कि 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण बिल, लैंड रिफॉर्म बिल कह सकते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण बिल को लाया गया। हाँ, भूमि अधिग्रहण बिल को शामिल किया गया। पहले लिखिएगा 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची के द्वारा भूमि अधिग्रहण लैंड रिफॉर्म बिल को शामिल किया गया है। लिखिएगा 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसके सामने लिखिएगा इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया। 52 अमेंडमेंट 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा शामिल किया गया। और इसमें दल बदल कानून को कठोर बना दिया गया। दल बदल समझते हैं? सपा छोड़ के बसपा में, बसपा छोड़ के भाजपा में, ठीक है। तो इस पर एक कानून बना दिया गया, कठोर कानून, कि अगर इस तरह से किसी भी पार्टी के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि दल बदल कानून किस शेड्यूल में, और 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से लाया गया? 52 अमेंडमेंट 1985। अब लिखिएगा 11th शेड्यूल, कानून को कठोर बना दिया गया, मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया गया। दल बदल कानून स्ट्रिक्ट कर दिया गया। लिखिएगा 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। देखिएगा इसके सामने इसे 73वें संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट, इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में संविधान में शामिल किया गया। मतलब इसको संवैधानिक दर्जा 93 में मिला, लेकिन ये आया था 1992 में। तो कोई विधेयक पहले लागू होता है, पहले पास होता है। पहले आप उसको पास कराएंगे तब वो लागू होगा। जैसे 370 पहले लागू हो गया, पहले पास हुआ होगा। लोकसभा राज्यसभा से उसको पास कराया होगा, फिर वो लागू होगा। उसी तरह से पंचायत को पहले लागू किया गया, या पहले उसको पास कराया गया, पहले पास हुआ तो 1992 में उसको लाया गया था। लेकिन ये संवैधानिक दर्जा इसको कब मिल गया? 93 में। और कौन सा संविधान संशोधन? नीचे लिखिएगा 1993। नीचे लिखिएगा पंचायती व्यवस्था को, इसके द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके द्वारा पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके तहत पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। जिसके तहत पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट पे 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। देखो, इनसे बड़ा ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत को कितने विषयों पर और नगर पालिका को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये है 29, तो 2 और 9, 9 दूनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो शहर का आ जाएगा, नगर पालिका का आ जाएगा। अब देखिएगा 12वीं शेड्यूल या 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची लिखिएगा इसे
74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74 अमेंडमेंट 1993 इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और नीचे लीजिएगा नोट में, नगर पालिका को कुल 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। उनतीस विषयों पर कानून था उसको, और इसको 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। हाँ नहीं, 29 था ग्राम पंचायत को, इसको 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो इस तरह से टोटल कितने शेड्यूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12, ठीक है। और संविधान में कुल कितनी सूचियां? 3। संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52, ठीक है। तो इनसे भी प्रश्न क्लियर हो गया। और किस विषय में, किस सूची में कौन सा विषय रखा गया है, मेन ये हो गया। तो इस तरह से वर्तमान में कुल गणना के आधार पर कितने भाग हैं? 25। और वर्तमान में कितनी शेड्यूल है? 12। और कितने आर्टिकल्स हैं? तो मूल अभी भी 395। मूल संविधान में अगर पूछेगा वर्तमान संविधान में मूल अनुच्छेद कितने हैं, लेकिन अगर गणना के आधार पर क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 464 से ज्यादा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हिंदी करेगा, आपका नया चैप्टर है संविधान के प्रमुख स्रोत, रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रमुख स्रोत, संविधान के प्रमुख स्रोत कामा प्रस्तावना प्रियम्बल, रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कामा प्रियम्बल तथा संघ राज्य क्षेत्र या कामा ही लगा दीजिएगा, संघ एवं क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं क्षेत्र एंड सिटीजनशिप, नागरिकता। इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। टाइमिंग का ध्यान रखें मैम, कितने बज रहा है उस हिसाब से आप लोग टाइमिंग देख इंतजार करिए, क्रॉसिंग का टाइम। चलिए तो इतने टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कौन कौन से? पहला संविधान का प्रमुख स्रोत, मतलब संविधान में जो कुछ चीजें हमने लिया वो कहां से लिया है, ठीक है। दूसरा प्रस्तावना प्रियम्बल। तीसरा संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और चौथा है नागरिकता। इन 4 टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है क्या? रिसोर्स। संविधान में हम लोगों ने किसी देश से क्या क्या लिया है। जैसे अभी मैंने पूछा कि संयुक्त अधिवेशन, कंबाइंड सेशन जो हम लोग करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा को जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं, वो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछ लिया बताइए संविधान संशोधन हमने कहां से लिया? ठीक है, साउथ अफ्रीका से। अगर पूछेगा बताइए रीजुडिशरी, न्यायिक पुनराविलोकन हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। फंडामेंटल राइट कहां से लिया? मूल अधिकार कहां से लिया? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी में कंफ्यूज होते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तुरंत लोग मार देते हैं 6, ठीक है ना। देखो उनको पता है, सबको पता है, लेकिन उस समय दिमाग में क्या चलता है कि मौलिक अधिकार पूछ रहा है, और वो सबसे पहला ऑप्शन 6 ही रखेगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से ज्यादा मौलिक अधिकार फेमस है। तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 है। तो ये सब हम लोगों ने कहां से है, इन चीजों को हम क्रमबद्ध करके लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हेडिंग लीजिएगा स्रोत, रिसोर्सेस। स्रोत कहां से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले लिखिएगा ब्रिटेन,
ब्रिटेन। यहां से क्या क्या हम लोगों ने अपने संविधान में लिया है, तो सबसे पहला लिखिएगा सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता जानते हैं? ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि दोहरी नागरिकता क्या होती है और एकल नागरिकता क्या होती है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाकी को पता है। चलो शुरुआत यही करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता ये होती क्या है? आवाज नहीं बेटा। चलिए बताइए सिंगल और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? बताइए। जैसे भारत में सिंगल सिटीजनशिप, अगर किसी को भी नागरिकता लेना है भारत की तो बस एक केंद्र से उसको नागरिकता लेनी पड़ेगी भारत की। अभी तक एक्सेप्शन हुआ करता था, अपवाद हुआ करता था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर हम बोलते थे, कहते थे भारत में एकल नागरिकता लेकिन जम्मू कश्मीर को क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आपको जाना होगा तो आप पहले केंद्र से लेंगे भारत की, और जम्मू कश्मीर से भी आपको लेनी पड़ेगी, वो जम्मू कश्मीर रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर 370 के हटते वो भी और दोहरी नागरिकता का मतलब है कि आपको केंद्र और राज्य दोनों से नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे आप यूएसए में जाएंगे तो पहली नागरिकता आपको मिलेगी यूएसए की, और दूसरा आप डिपेंड करता है कि आप टेक्सास में रहेंगे, कैलिफोर्निया में रहेंगे, वाशिंगटन में रहेंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, कनाडा में जाएंगे, तो आप जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। अब समझ में आया? एकल और दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी में केंद्र और राज्य दोनों से परमिशन लेना होगा, और एकल में सिर्फ। तो भारत में कैसी है? और ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। दूसरा लिखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। नंबर 2 लिखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। ये देखिए आपने हेडिंग करा हुआ ना ब्रिटेन से, उसके नीचे ऐसे पॉइंट वाइज करके आप लिखते जाइएगा कि जितना कुछ इसमें लिखेंगे वो कहां से हमने लिया है, ठीक है। चलिए अब लिखिएगा संसदीय शासन प्रणाली। जैसे भी आगे चलकर हम जब टॉपिक शुरू करेंगे आपका कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, तो वहां पूछेंगे भारत की जो शासन प्रणाली है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है? तो हम कहेंगे भारत की जो शासन प्रणाली वो संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ जो चीजें भी चलती है वो संसद के थ्रू ही चलती है, संसद ही सबसे बड़ा है। अमेरिका में क्या है? वहां प्रेसिडेंशियल है, वहां राष्ट्राध्यक्ष चलता है, राष्ट्रपति जो कहेगा वही मान्य है, और यहाँ संसद जो पास करेगी वही मान्य, ठीक है। तीसरा लिखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमेरियल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमेरियल। बाइकैमेरियल द्विसदनी समझ रहे हैं? उच्च सदन निम्न सदन, या निम्न सदन उच्च सदन। जैसे केंद्र में देखो तो लोकसभा राज्यसभा है, और राज्य में देखो तो विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट आगे लिखिएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट आगे लिखिएगा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, मैक्सिमम वोटिंग, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर मैक्सिमम वोट के बेस पर जीत का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय।
जैसे हम लोग कहते हैं चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कौन बनेगा? जब वोटिंग पड़ती है तो 50% प्लस 1 वोट जो पा गया वो क्या हो गया? ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अब यही का नंबर 2 यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके सामने लिखिएगा 1789, यूएसए के आगे लिखिएगा 1789 से, मतलब वहां का संविधान 1789 से फॉलो होता है और वहां से हमने लिया है। तो सबसे पहला लिखिएगा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। नंबर 1 क्या लिखा है? मौलिक अधिकार। दूसरा लिखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? 61। आगे लिखना भी छोड़ दो, यहाँ मतलब जब पढ़ाएंगे राष्ट्रपति वहां लिखाएंगे किस आर्टिकल में है। तो तीसरा लिखिएगा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति का पद, उप राष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट लिखिएगा उद्देशिका का विचार, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, उद्देशिका का विचार। नेक्स्ट वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। एक और लीजिएगा न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, थ्योरी टू द या थ्योरी ऑफ कह सकते हैं रीजुडिशरी, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, रीजुडिशरी। ये क्या होता है पता है किसी को? न्यायिक पुनराविलोकन, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से असहमत हैं, संतुष्ट नहीं है, तो आप रिव्यू ले सकते हो उस केस का फिर से। मैंने एग्जांपल भी दिया था उस दिन कि जब अयोध्या मंदिर का फैसला आया था, ठीक है, राम मंदिर का, तो उस पर ओआईसी ने रिव्यू लिया था। और अब आगे चल के जब पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहां पूछेंगे, फिर अभी मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा कि रीजुडिशरी किस आर्टिकल में? 137 आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनराविलोकन का उल्लेख है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से रीजुडिशरी लेना चाहते हैं तो किस आर्टिकल के तहत? 137। अब लिखिएगा आयरलैंड, तीसरा लिखिएगा आयरलैंड, आयरलैंड। आयरलैंड से लिखिएगा पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला पॉइंट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा, 12 मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, 12 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा। एक प्रश्न पूछा जाता था अभी तक, कुछ दिन पहले तक आता था और हो सकता भी पूछ ले
कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये समाप्त कब होगा पूरी तरह से? 2000। आपने पढ़ा है ना कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें फिक्स रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते थे उन्हें किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया है? किस संविधान संशोधन से और किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा? 104वां संविधान संशोधन और आई थिंक 126वां विधेयक है। ठीक है, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या एक चीज परिवर्तन किया गया है? किस चीज को? लोकसभा में एससी और एसटी सीटों का रिजर्वेशन 2020 में खत्म हो रहा था, उन्हें फिर से बढ़ाकर 10 साल के लिए 2030 तक कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें एससी और एसटी सीटों का जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 संशोधन किया गया, एक तो एंग्लो इंडियन सीटों को हटाया गया और दूसरा एससी एसटी का रिजर्वेशन कहां पे? लोकसभा में। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे कि लोकसभा में कुल कितने एससी कैंडिडेट्स रिजर्व होते हैं? एससी पूछ रहा हूं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य रिजर्व होते हैं एससी के? अनुसूचित जाति के कितनी सीटें? हाँ, एससी का मतलब जनरल कास्ट की होता है। अच्छा, एसटी कितनी होते हैं? एसटी 46 है, एसटी 76 होंगे, 76। ठीक है ना? तो ये रिजर्वेशन 2026 2030 तक क्या होगा? बढ़ गया। अब देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, मेथड। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, इलेक्शन सिस्टम एंड मेथड। अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया का हमने लिया 1901। हमने जो कुछ भी लिया वो कभी 1901 के ऑस्ट्रेलिया संविधान से। सबसे पहला लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 2 प्रश्न है बेटा। प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना का विचार कॉन्सेप्ट पूछेगा तो यूएसए से, और लैंग्वेज पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र और राज्य में संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्क्रीट लिस्ट। और एक लिख लीजिएगा, कंबाइंड सेशन, संयुक्त अधिवेशन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऐसे लिख लीजिएगा, कंबाइंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कंबाइंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। उसी के आगे लिख लीजिएगा, आर्टिकल 108, 108। और यहां से जुड़ा मैं 3 प्रश्न बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लो, आगे चलकर हम जैसा भी लिखवा देंगे। ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न आएगा कि संसद में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया? अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा का जो कंबाइंड सेशन बुलाया जाता है वो किसी विशेष मुद्दे पर या साधारण बिल के लिए? साधारण बिल के लिए। विशेष के लिए तो लोकसभा ही काफी है। ठीक है ना? तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा प्रश्न, किस आर्टिकल में कंबाइंड सेशन है? 108। अब देखो, राजनीति विज्ञान की जो भाषा है, संविधान की जो भाषा है, उसमें प्रश्न कैसे पूछता है कि
संविधान की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? ऐसे लिख के एग्जाम में आएगा। आहूत का मतलब होता है बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट। अगर पूछेगा कि कंबाइंड सेशन को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? 108। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि कंबाइंड सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो कहेंगे लोकसभा स्पीकर। ये 5 प्रश्न है और पांचों को दिमाग में बैठा लो, और ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बैठक को बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। अध्यक्षता करेगा कौन? कंबाइंड सेशन किस आर्टिकल में है? किस देश से लिया गया? क्लियर हो गया? चलिए, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीकर एंड प्रोग्राम स्पीकर। प्रोग्राम स्पीकर और स्पीकर में क्या अंतर है? ये होता क्या है? प्रोग्राम स्पीकर क्या होता है? प्रोग्राम स्पीकर क्या होता है? बेटा अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर आएगा, प्रोग्राम स्पीकर नहीं आएगा। सभी मिलकर बना देते हैं। स्पीकर कब बनता है? प्रोग्राम स्पीकर कब बनता है? पहले प्रोग्राम स्पीकर बनता है। पहले स्पीकर बनता है, पहले प्रोग्राम स्पीकर बनता है। प्रोग्राम स्पीकर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्पीकर नहीं बना होता है। क्योंकि स्पीकर नहीं बना होता है। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों नहीं हम डायरेक्ट सीधे स्पीकर बना देते? हम क्यों नहीं सीधे डायरेक्ट लोकसभा अध्यक्ष चुनते? हम क्यों पहले प्रोग्राम स्पीकर चुनते? देखो, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के मेंबर। कितने मेंबर हैं इस समय? 545। दो निकाल दे 543। अब ये 543 लोग मिलकर आपस में साधारण बहुमत से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष तब चुन सकते हैं जब लोकसभा के सदस्य होंगे, तब तो। आप चुनाव जीत के आए, अब बिना शपथ हुए आप सदस्य मान लिए जाएंगे? आप जब आपको शपथ दिला दिया जाएगा तब तो आप, जैसे आपकी हम ज्वाइनिंग जब करा लेंगे तभी तो आप यहाँ की एम्प्लॉई कहलाएंगे। अब समझ आया? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोग्राम स्पीकर बनाया जाता है। इसका काम होता है कि वो सदस्यों को क्या कर देगा? शपथ दिला देगा। किसको? उसको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। अगर केंद्र में पूछेगा तो प्रेसिडेंट, और राज्य में पूछेगा तो राज्यपाल नियुक्त करता है। क्या होता है? हाँ, मेंबर ही होता है, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है? अगर केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, राज्य की बात करेंगे तो इनमें से जो सबसे मोस्ट सीनियर दिखेगा राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? प्रोग्राम स्पीकर बना देगा, और वो क्या करेगा? सबको शपथ दिला देगा। तो एक ही नहीं बनते, 3-4 प्रोग्राम स्पीकर बना दिए जाते हैं। अब 500 लोग हैं, लगभग 545 लोग हैं ना, तो 545 लोगों को एक लोग शपथ दिलाते तो मर जाएंगे खड़े होके। तो क्या करते हैं? 4-5 लोगों को बना देते हैं, तो जल्दी जल्दी निपट जाता है। एक हिस्से 100 करीब आते हैं। तो जब सबको शपथ मिल जाती है तो अब ये सारे लोग अब मेंबर हो गए लोकसभा के। अब ये लोग मिलकर अपना लोकसभा अध्यक्ष, प्रोग्राम स्पीकर में पद वही खत्म हो जाता है। बस उसका काम यही है कि लोकसभा के मेंबर को शपथ, आगे जब प्रधानमंत्री पढ़ाएंगे तो आगे लेकर। किसी को डाउट अभी भी? समझ में आ गया प्रोग्राम स्पीकर? तो अगर पूछेगा कि बताइए इस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। और इस समय आवाज की बेटा लोकसभा स्पीकर कौन है? आप बता रहे चेयरमैन। राज्यसभा के सभापति को बता रहे, मैं लोकसभा स्पीकर पूछ रहा हूँ इसमें। आपको बेटा मेरे म्यान में पता है ऐसी ऐसी तलवारें हैं जिसका काट किसी के पास भी नहीं। किसको? क्यों? इसलिए बोल दिया कि अभी इन दो को हटाया जा रहा है, लोकसभा सीट को समाप्त किया जाता है। लोकसभा सब्सक्राइब होनी चाहिए कि अब लोकसभा में नहीं हुई है। कहाँ हुआ मेरा ईद ज्यादा वो समय ज्यादा खाली हो। हंसी आ रही है? ज्यादा हंसने के पीछे किस गैस का रिसाव है? आवाज नहीं, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस N2O। नाइट्रिक बोलना तो HNO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, उससे बनेगा फिर। आ समझ में? तो ध्यान रखो, नहीं तो अगर मिक का रिसाव हुआ, मिक समझ रहे हो? मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो कोई नहीं सकुशल बचेगा, सब मर जाएंगे। और प्रश्न है कि मिथाइल आइसोसाइनेट मिक का रिसाव
किस कांड में हुआ था? आवाज दो। भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी? ये घटना कब हुई थी? 1984 और कोई 84 किस तारीख को हुआ था? 2 दिसंबर 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 दिसंबर को आवाज नहीं। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? भोपाल गैस त्रासदी दिवस। दिमाग लगा रहा है जैसे हिरोशिमा डे मनाते हैं ना 6 तारीख को। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आवाज नहीं। इसमें कितने लोग ऐसे जिनको कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म इसमें ये तो सबको पता है ना, COMP सब याद है ना सब? किसी को नहीं पता? हाँ, एक हिम्मत किया है। आ रहा बेटा। ओ से क्या होगा? ओ से क्या होगा? ऑपरेटिंग। और सी से कंप्यूटर पानी पीना है। कमरा ठंडा किया उसके बाद भी प्यास लगी है क्या? एक बार देख लेना साइड हो। कॉमन ऑपरेटिंग ऐसे होता है ना, उसको आप देखना। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म अक्सर ऐसे जो एग्जाम होने ट्रिपल सी वगैरह के ना, उसमें कोई एक वर्ड देके मुझे ऐसा फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। क्या लिखा लास्ट? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो गया ना। अब देखिए कनाडा। कनाडा कनाडा के सामने लिखिएगा संघीय शासन प्रणाली। फेडरल संघीय शासन प्रणाली, फेडरल सिस्टम कर दीजिएगा, संघीय शासन प्रणाली। अच्छा, भारत क्या है? फेडरल है कि नहीं? कहते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। तो ये कौन सा फेडरल है? अमेरिका। और भारत यूनियन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरल? आवाज नहीं। फेडरल का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो दोनों में क्या अंतर है? कोई एक बताए। यूनियन और फेडरल में क्या अंतर? दोनों का मतलब संघ ही होता है। वेरी गुड, बस इतना ही जानना था। जैसे एक कच्चे ईंटे की दीवार से बना हुआ घर और एक ये, दोनों में तोड़ना चाहेंगे तो किसको तोड़ने में दिक्कत आएगी? ये। बारिश होगी तो कच्ची दीवार जो है वो जल्दी अपने आप बह के खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। तो देखो, वो भी ईंटों का संग्रह है, ये भी ईंटों का संग्रह है। बस ये यूनियन करने के बाद उसे प्लास्टर मार दिया गया। अब ये निकल नहीं सकते ईंटे जब तक इनको बुलडोजर न लगाया जाए। मेरी बात समझ गई? तो अमेरिका जो है ये फेडरल है। जैसे जो वो भी राज्यों का ही संघ है, लेकिन वो फेडरल है, उसमें से कोई भी राज्य स्वतंत्र होकर एक नया देश बना सकता है। लेकिन भारत, इसीलिए भारत के जो संविधान निर्माता लोग थे बड़े दिमागदार थे। उन्होंने सोच समझ के इसको यूनियन कर दिया कि कोई राज्य चाह करके भारत से अलग होकर एक नया देश, वरना कब का खालिस्तान बन चुका होता। पता है जिस तरह से लोग मांग करते हैं, ये कभी भी तोड़ के अपना एक नया देश बना लेते। लेकिन कह दिया गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है, ये कभी भी अलग नहीं। लेकिन अमेरिका के जो भी स्टेट्स हैं, उनकी मर्जी, वो जब चाहेंगे अमेरिका से अलग होकर एक नया देश। तो अगर पूछेगा भारत यूनियन है या फेडरल है, तो कहेंगे ये यूनियन है, जबकि दोनों का मतलब संघ ही होता है। फेडरल का मतलब भी संघ और यूनियन का मतलब भी संघ। आगे देखिएगा क्या क्या विवाद है कि वो अलग होना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपने में मिलाना चाहता, वो कहता वो हमारा हिस्सा है। अब कहाँ हो पाएगा? अब तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उसको अलग आर्टिकल 370 स्पेशल दिया गया था। ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा है? अब बोलो मेरा राज्य
भारत में कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा है? बस 4 है। ऐसे कितने राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा है? 370, 371 करके ऐसे करके को रखा गया है। मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा, मैंने प्रश्न पूछा कितने ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा है। जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर के हटने के बाद उनकी संख्या घटकर 1 कम हो गई। इसको ढूंढना बेटा और कल बताना आपको, ठीक है ना? 2, 4, 5 जो कर रहे हो ना, जब पढ़ के आओगे समझ आएगा कितना गुना बोल रहा था, गुना से कम बता रहे थे कि 3 गुना से कम बता रहे हो, वो बताना। चलिए आगे लिखिएगा। कनाडा के सामने संघीय शासन प्रणाली है। दूसरा लिखिएगा, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, गवर्नर अपॉइंटेड बाय यूनियन या सेंटर कर सकते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, सेंटर के द्वारा। चलिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब यहां से क्या लिया गया है? साउथ अफ्रीका। हाँ, लिखिएगा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मेंबर्स, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लिखिएगा सोवियत संघ, इसको कहते हैं यूएसएसआर, ब्रैकेट में रूस लिख लीजिएगा। सोवियत संघ, आगे डैश से लिख लीजिएगा यूएसएसआर, ब्रैकेट में रूस। इस बार टेट के परीक्षा में यही प्रश्न पूछा था कि मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है। सबको पता है कि रूस से लिया गया है। कहां से? लेकिन ऑप्शन में रूस, ऑप्शन में उसने लिख दिया था यूएसएसआर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो जिनके समझ में नहीं आया उन्होंने कहा था ये वाला क्वेश्चन गलत आया था। क्यों? तो कह रहे थे रूस ऑप्शन में नहीं, और रूस में ही है मौलिक कर्तव्य, वही हमने लिया है। तो उन्हें नहीं पता कि पहले वो क्या था, 15 देशों का एक संगठन था, उसको कहते थे सोवियत संघ। अब उसी से कटकर रूस, ये जो यूक्रेन वगैरह है ना, यूक्रेन, अजरबैजान, ये सब उसी के हिस्से हैं। हाँ, झगड़ा चल रहा है, धीरे धीरे बर्बाद ही होगा। फिलहाल अभी तो पुतिन मेडिकल पे चला गया है, कैंसर हो गया। अच्छा, मीडिया के पास ऐसी सूचना इतनी तेजी के साथ लीक करती है। अच्छा, मीडिया के पास कुछ नहीं होगा तो दिखाएगा राहुल गांधी जो है वो महिला मित्र के साथ नेपाल घूम रहे हैं। भाई, हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ में उसको आप नहीं दिखा रहे, वो इंसान नहीं है। क्या मोदी जी गाना नहीं सुन सकते? अब देखा तो मोदी जी पिक्चर देख रहे हैं, हीरो पंथी 2। ये सब मीडिया के मतलब एक अच्छे स्लोगन मिल जाते हैं, मतलब खींचेगा पूरा। हाँ, देखो मीडिया किसी चीज को ही हाईलाइटेड करती है, किसी चीज को दबा देती है। आसान में अब देखो, संसार में रोज कम से कम 1000 से ज्यादा लोग बाई एक्सीडेंट या किसी के थ्रू मारे जा रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। और अमिताभ बच्चन बाथरूम में स्लिप करके गिरे, उनके पांव की हड्डी टूटी। जितना न्यूज चैनल खोलोगे सब पे ले जाओगे अस्पताल में खाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन क्या संसद भवन बनाते समय मेंटेन करना, मजदूर गिरा उसका पैर टूटा, कभी नहीं दिखाएगा, है कि नहीं? ताजमहल की रिपेयरिंग करते हुए मजदूर छत से गिरा, उसकी मृत्यु कम दिखाएगा। लेकिन सलमान खान, कैटरीना कैफ को थोड़ा सा चोट आएगी तो पूरा मीडिया पूरे दिन से शाम तक खींचेगी उसको, लेकिन ये लोग ठीक कर देंगे, पूछ के हाल चाल। चलिए, सलमान खान को साफ काट दिया था, पता है इनको भी। चलो आगे लिखो। क्या लिखा? सोवियत संघ, यूएसएसआर, ब्रैकेट में रूस, उसके नीचे लिखो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य, रूस में लिखो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फ्रांस, फ्रांस
फ्रांस से लिखना गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, शासन प्रणाली। अच्छा, गणतंत्र का पूछता है एग्जाम में, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा बल्कि जनता के द्वारा। तो भारत कैसा देश है? गणतंत्र। और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ये डिफिनेशन किसकी है? अब्राहम लिंकन। अगर पूछेगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए कौन सी डिफिनेशन दिया था, उन्होंने कहा था जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक ना? चलिए आगे लिखा, क्या लिखा? फ्रांस लिखा है, फ्रांस से हो गया ना गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। दूसरा पॉइंट उसमें लिखेगा स्वतंत्रता, कामा समानता, फ्रीडम, कामा इक्वलिटी, समानता, स्वतंत्रता, कामा समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत। हाँ, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का सिद्धांत, भाईचारे का आपस में। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे उसमें लाइन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा जापान, जापान आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है, लिबर्टी ऑफ लाइफ जो है वो यही से लिया गया जापान से। और लास्ट एक लिख दीजिएगा जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी से लीजिएगा आपात उपबंध, मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी। अब यहाँ बस इतना ध्यान रखना कि इमरजेंसी जो है वो कहां से? जर्मनी से। लेकिन वित्तीय आपात कहां से? फाइनेंस इमरजेंसी कहां से है? ये यूएसए से। बाकी राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन ये कहां से? जर्मनी के विपक्ष में नाम लिया गया है। लेकिन अगर पूछेगा फाइनेंस इमरजेंसी कहां से, तो अमेरिका से। क्लियर? ये आपका जो पहला टॉपिक था रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कहां से क्या लिया गया है। क्लियर? ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट डलेगा प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल, इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। देखिए यहां पे दो क्वेश्चन पहले बेसिक समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। शुरू में दो वाद आए थे इस पर, एक था एन बेरुबारी, एन बेरुबारी, ये आया था 1960 में। तो एन बेरुबारी संवाद कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, और अगर संविधान का अंग नहीं तो इसमें संशोधन, क्योंकि संशोधन वही होगा जो पार्ट होगा किसका? संविधान का। तो इसी पर रिकमेंड होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है और उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हाँ संशोधन हम कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर पूछेगा किस संविधान, किस वाद के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया जाए, तो कहेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये कब आया था? कौन सा वाद कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है? एन बेरुबारी संवाद। अब प्रश्न पूछेगा कि अभी तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो सिर्फ एक बार। और वो कौन सा संविधान? 42 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंड। ठीक ना? तो यहाँ प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। ये भी सीजीएल में या
जीडी वाला पेपर भी था, उसमें पूछा था क्या होता है पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ना ही किसी को मतलब नहीं रोक सकता है, ना ही उसको संरक्षण देगा, सभी धर्मों को समानता का अवसर दिया जाएगा। जैसे इसके पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द हुआ करता था, उसी की जगह पर क्या हो गया पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पूछेगा पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो राज्य सभी धर्मों को समान दर्जा देगा, किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा या किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। तो कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो देखता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक, और यहाँ कुछ और लिख देगा संप्रभुता। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? आपको सही ऑप्शन क्या ढूंढना है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इंटीग्रिटी। समझे? तो इस तरह से अभी तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार? एक बार। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें 42 और 42वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज अगर पूछेगा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, सुना नहीं? ध्यान से सुनना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी भी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना की आत्मा संविधान की आत्मा अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। तो 3 प्रश्न, तीनों को ध्यान से सुनो। अगर पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहेंगे प्रियम्बल को। किसको कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। लेकिन अगर प्रश्न में बस इतना ऐड कर दे अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, तो या आर्टिकल 32 लिखा रहेगा या तो लिखा रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में? अब प्रश्न पूछा था अभी हाल में ही एग्जाम में कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहते हैं, ये किस वाक्य के अनुसार? केशवानंद भारती या एन बेरुवारी या एलएम सिंघवी या बलवंत राय मेहता? तो एन बेरुवारी संघवाद के अनुसार प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी, ये आया हुआ प्रश्न था इस बार। ठीक है, तो इसको एक एक करके लिख लेना। हेडिंग डाला प्रियम्बल, प्रस्तावना। देखो जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, इसलिए यहाँ नहीं लिखवाऊंगा। जैसे अगर पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, कब पेश किया था, कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला प्रश्न लिखिएगा, प्रस्तावना की छेड़ी डालकर लिखिएगा एन बेरुवारी संघवाद 1960। एन बेरुवारी, उसको वाद कहते हैं, मतलब जो केस नहीं होता है उसको। ठीक है, उसको हम पर्टिकुलर कोई वर्ड को बता देंगे। एन बेरुवारी संघवाद के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रियम्बल इज ए नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन बेरुवारी संघवाद 1960 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधन नहीं किया जा सकता, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अतः इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आप लोग उसमें फॉर्म भरते हो, लायक नहीं। नीचे लिखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यहाँ बैठ कर रिवीजन नहीं कर सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 1973 के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
नीचे लिखिएगा, नई लाइन से पॉइंट वाइज सारे क्वेश्चन लिखिएगा और हर लाइन को इंडिकेट कर दीजिएगा एज ए क्वेश्चन। लिखिएगा, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार या मात्र एक बार संशोधन किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन, एकमात्र बार संशोधन किया गया है। एकमात्र बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, 42 अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42 अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग या के द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। सोशलिज्म, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इसको कहते हैं सेकुलर, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, इंटीग्रिटी। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, इंटीग्रिटी। नीचे से लिखिएगा, प्रेम्बल इज ए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रेम्बल इज ए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा, एन बेरुबारी संघवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एन बेरुबारी संघवाद, एन बेरुबारी संघवाद के अनुसार प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी। मन की कुंजी कहा गया। मन या मस्तिष्क की, आप ब्रेन कह सकते हैं, मस्तिष्क की कुंजी या मन की कुंजी कहा गया है। हर ठीक है, ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क को क्या नहीं। जब देखो मैंने 3 प्रश्न बताया कि जब पूछेगा कि प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है किसके अनुसार, दूसरा प्रश्न बनेगा कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहते किसे, प्रस्तावना को। लेकिन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 32, इसका मतलब इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर आप घायल हैं, जख्मी हैं, तो आपका क्या किया जाएगा, उपचार होता है ना। तो आर्टिकल 32 संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनको कहीं घायल किया जाएगा तो उपचार किस आर्टिकल के तहत, सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट पूछेगा तो 226, अगर प्रश्न पूछेगा कि हम किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में रीट दायर कर सकते हैं, रीट को हिंदी में याचिका सुनते हैं ना, इस बार याचिका पढ़ी, तो रीट की हिंदी होती है याचिका। तो हाई कोर्ट में 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में 32। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा नहीं जा सकते कभी भी, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा एंट्री मारते हैं कहाँ। जैसे आप अगर कोई केस होता है आपके साथ, तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे, फिर हाई कोर्ट देखेंगे, फिर तब जाएंगे कहाँ, लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जरूरत है, ना तो हाई कोर्ट के, आप सीधा कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो इसके लिए देखो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को इसलिए लाया गया कि जैसे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट तो 25 है, लगभग 28 राज्य हैं, 25 जगह है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अपने राज्य में चले जाओ, कहाँ चले जाओ, इलाहाबाद पहुंच जाओ, नहीं तो लखनऊ पहुंच जाओ, ठीक है। अब सोचो कि जो नागालैंड में है, अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया होता ये पावर,
मौलिक अधिकार का उपचार करने के लिए, अब उनको नागालैंड से भागकर कहाँ आना पड़ता? दिल्ली। तो कई दिन भाग के जाते हो, दिक्कत होती नहीं? ठीक है। अब भाई जो मेरठ गाजियाबाद में हो तो कूद के पहुंच जाते दिल्ली, उनके लिए नजदीक है। लेकिन नागालैंड वाला, असम वाला, मणिपुर वाला, ये लोग कहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? तो इसलिए प्रावधान आया कि नहीं, अगर नजदीक है सुप्रीम कोर्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट में लीड दायर कर लीजिए, अगर नहीं है तो अपने अपने हाई कोर्ट में ही आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 226 के तहत कहाँ दे दिया गया? हाई कोर्ट में। और आर्टिकल 32 के तहत क्लियर? आगे जब आएगा उसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। अब यहाँ से हेडिंग आएगा संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए सबसे पहला मैंने आपको जब भाग लिखवाना शुरू किया था, मैंने कहा था ना कुल 22 भाग मूल है, लेकिन गणना के आधार पर 25। तो पहले भाग में हमने लिखा था ना संघ राज्य, कहां से कहां तक? किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 1 से 4। तो ये लिखने के बाद सबसे पहले नीचे से एरो देके लिखिएगा भाग 1 और अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद 1 to 4। एक से 4। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि हमारे संविधान में पहला प्रश्न होगा हमारे संविधान में किन 2 शब्दों का उल्लेख है भारत को लेकर? ऑप्शन होगा भारत हिंदुस्तान, दूसरा इंडिया हिंदुस्तान, तीसरा भारत इंडिया, चौथा नन ऑफ दीज। तो हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 वर्ड हम यूज करते हैं, भारत और इंडिया। अब देखो कितने आर्टिकल इसमें? 1 से 4। अब यहां से पर्टिकुलर जो प्रश्न बनेगा, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। क्लियर? अब प्रश्न आया था एग्जाम में, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 3। और समझ आर्टिकल 2 क्या कहता है? कि नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति संसद को है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो नए राज्यों का प्रवेश मतलब समझ रहे हैं? जैसे अगर हम पूछेंगे बताइए तेलंगाना जो बना है, या उत्तराखंड जो बना, या झारखंड बना, ये किस आर्टिकल के तहत बने? ये आर्टिकल 3। किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3। लेकिन जब किसी नए राज्य का प्रवेश कराते हैं आप अपने देश में, जैसे सिक्किम का नाम सुना, सपोज दैट अभी भारत या बलूचिस्तान कहते हैं कि हम अपना विलय किसके साथ करना चाहते हैं, हम भारत से मिल जाएंगे, या भारत चढ़ाई करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में आ जाओ, ले ले। ठीक है ना? तो अब बताओ, अब बलूचिस्तान एक नया राज्य है ना, उसका प्रवेश भारत में हो रहा है, तो वो किस आर्टिकल के तहत? तो 2 और 3 का अंतर समझ आया कि जब हम किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत, और जब अपने ही देश में कोई नया राज्य बनाएंगे, उसका नाम बदलेंगे, उसके क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करेंगे तो किसके तहत? अब प्रश्न क्या? आर्टिकल 2 और 3 दोनों के तहत भारत में प्रवेश किया गया। वो कब तक था? जब तक 370 था। तो अभी भारत में प्रवेश कराया गया, आर्टिकल 2 और 3 दोनों में वही तो कहते हैं ना। तो वो एक्सेप्शन क्यों? शुरू में जम्मू कश्मीर को एक्सेप्शन नहीं रखा जाता था, जैसे कि मैंने कहा कि भारत में कैसी नागरिकता है तो एकल, लेकिन कहते थे जम्मू कश्मीर को 370 के समाप्त होते ही वो भारत में ये 19 से 5। हाँ, तो क्या जम्मू कश्मीर में अब जाके नागरिकता लेनी पड़ेगी? हाँ, यूपी देखो विवाद अलग चीज है। जैसे आप पूछोगे 370 और 35A पढ़ना, कभी 35A क्या है? क्लास की बात करें, मैं पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 35A में क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति जाके सीधे जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था, अब आप ले सकते हो। आज समझ में
तो अब हाँ, यहाँ ये प्रश्न होगा कि जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया भारत में, तो हम यहाँ दोनों यूज किए क्योंकि उसका प्रवेश कराए हैं। अभी तक वो क्या था, एक अलग था ना, स्पेशल दर्जा था उसको। तो अब देखो, एक में क्या होगा कि भारत राज्यों का संसद, दो में किसी भी नए राज्य का प्रवेश का अधिकार किसको है, संसद को। और अगर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना है तो किसके तहत, और आर्टिकल 4 क्या कहता है, राष्ट्रपति इसको 2 और 3 को क्या कराएगा, लागू। यहाँ तो समझ में आ गया, चारों आर्टिकल क्लियर हो गए। अब अगर प्रश्न पूछेगा कि सपोज दैट बांग्लादेश पर अगर भारत कब्जा करता है और उसे भारत में मिलाता है तो किस आर्टिकल के तहत, तो बेटा मैंने कहा ना, जो भी विदेशी धरती को हम शामिल करेंगे। और एक अच्छा प्रश्न आया था एग्जाम में, हिस्ट्री में पूछा था कि सिक्किम को किस गवर्नर जनरल ने भारत में मिलाया था, वहां दिमाग ही नहीं जाएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, रुक जाओ, क्योंकि सबको पता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन से लाया गया है, 2 संशोधन हुआ है, एक 35वां, एक 36वां। ठीक है, तो 35वें में सह राज्य, 36वें में पूर्ण राज्य, 1975 में इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि सिक्किम तो शामिल हुआ 74वें संविधान, 36वें संविधान संशोधन से 74 में शामिल हुआ, और 1974 में कोई गवर्नर जनरल था ही नहीं। लेकिन उसके पहले उसको क्या कर लिया था, सिक्किम का विलय दार्जिलिंग से करा के भारत में करा दिया था। और वो गवर्नर जनरल, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन। अभी तो लोग बैठे हो 4 ही ऑप्शन, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये यूपीएससी का प्रश्न। 48 से 56 तक था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। ठीक है, 57 में आ गया कैनिंग, 1807 में तो चलिए इसको एक ही करके लिखिएगा। यहाँ तक ऐसे लिखा है ना, इसके नीचे से लिखिएगा। पहला प्रश्न, संविधान में भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख है, ओनली भारत एंड इंडिया। संविधान में हमारे देश को इंडिया या भारत, हमारे नहीं, सीधा पहले कोई आर्टिकल नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखो, हमारे संविधान में या संविधान में हमारे देश को भारत तथा इंडिया नाम से संबोधित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। भारत तथा इंडिया नाम से संबोधित किया गया। मतलब सिंपल सा प्रश्न है कि क्या हमारे संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख है या नहीं, तो नहीं। हम 2 ही वर्ड यूज करते हैं, कौन कौन, भारत और। अगर प्रश्न पूछा कि भारत को इंडिया कहाँ के लोगों ने कहा, भारत को इंडिया नाम कहाँ के लोगों ने दिया, ऑप्शन है पुर्तगीज, अंग्रेज, यूनानी, ईरानी। फिर वही आप एक नाम लेते जाओ, कोई कोई तो टकरा रही। यूनानियों ने कहा, ध्यान से सुनो, इंडिया को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। अगर पूछेगा भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, ईरानियों। ईरान के लोग जो थे वो स को ह कहते थे, स को ह। वो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो हिंदू घाटी कहते थे, और हिंदू से हिंदुस्तान। और यूनान के लोगों ने सिंध को इंग्लिश में इंडस कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस से इंडिया। ठीक है, तो विश्व का कौन सा ऐसा देश जो किसी महासागर के नाम पर है, हिंदुस्तान, हिंद महासागर के नाम पर। लेकिन संविधान में हिंदुस्तान शब्द का जिक्र। अब देखिएगा आर्टिकल 1 के सामने, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 के सामने लिखिएगा, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार संसद को है। नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार संसद को है। नए राज्यों के प्रवेश का अधिकार संसद को है।
और आर्टिकल 3 के सामने लिखेगा राज्यों के नाम क्षेत्र, राज्यों के नाम, नेम एरिया, नाम क्षेत्र तथा सीमा मतलब बाउंड्री, राज्यों के नाम क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। परिवर्तन का अधिकार संसद को है। और आर्टिकल 4 के सामने लिख लीजिएगा आर्टिकल 2 और 3 के कार्य, आर्टिकल 2 और 3 के कार्य, आर्टिकल 2 और 3 के कार्य आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग या आर्टिकल 4 के अंतर्गत, आर्टिकल 2 और 3 के कार्य अनुच्छेद 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रारंभ होंगे। क्या इसको संविधान संशोधन माना जाएगा या नहीं? सोच समझ के बताइएगा। क्या किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन अगर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या ये संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा या नहीं? इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता, यह साधारण बहुमत से कराया जाता है। नया राज्य नहीं, मैं इसको बात कर रहा हूँ जो किसी भी राज्य के नाम और क्षेत्र बाउंड्री में परिवर्तन जो हो रहा है, तो क्या ये संशोधन माना जाएगा? इसे संशोधन की लिस्ट में नहीं रखेंगे, बल्कि इसे साधारण बहुमत से संसद में हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं। क्लियर हो गया? ये देखो, ये यूपीएससी का प्रश्न हो जाएगा। लास्ट वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल में पूछ लेगा। जैसे तथ्य देकर पूछेगा ये सत्य है या असत्य है। मेरी बात समझा नहीं? चलो, अब यहां से एक भी मिलेगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्यों का पुनर्गठन। अब ध्यान से सुनिएगा, जो प्रश्न पूछ रहा हूं बताइए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो उस समय हमारे देश में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित? 28 और 8। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के मन में भी चल रहा हो 28 ना, कुछ हो सकता है अभी भी लेके बैठे हो 29 और 7, ये भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ के मन में होगा 28 और 7। ठीक, तो सबको बताओ ये थोड़ा सा कई बार संशोधन मतलब आगे पीछे हुआ है, चेंजिंग हुई है, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अभी हाल की बात बता रहे हैं, 1-2 साल पहले की बात है। ठीक है, उसके बाद एक नया राज्य बना 2014 में, तेलंगाना। तो राज्यों की संख्या हो गई 29 और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 7। फिर अभी 19 में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का विलय, मतलब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो अब बताइए कि जम्मू कश्मीर को जब राज्य से बाहर कर दिया गया, तो अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? फिर से 28 हो गई। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो 7 + 2 28 और 9। लेकिन अभी हाल में सुना आपने कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, 9 में से 1। अब अगर पूछेगा वर्तमान में राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम फैक्चुअल है। अब पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित एक समिति थी, यस्के धर समिति, और एक समिति आती है, कमेटी आती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी मतलब क्या? जे से जेएल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीताराम भाई। इन तीनों लोगों ने मिलकर जो कमेटी लाई, उसकी रिपोर्ट 1948 में पास हुई। और ये रिपोर्ट, ये कमेटी कहती है कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य भारत में नहीं बनेगा।
और एस के धर समिति भी कहती है कि भाषा के आधार पर कोई भी नया राज्य नहीं बनेगा। लेकिन इसका विरोध कर रहे थे आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पट्टी रमल्लो, और वो 56 दिन 1952 में बैठे थे स्ट्राइक पे, और 56 में 52 दिन की या 56 दिन की भूख हड़ताल थी, जिसके बाद उनकी डेथ 52 में बैठे थे, और 56 दिन की हड़ताल थी उनकी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया जाए। तो 56 दिन उपवास के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई पट्टी रमल्लो की। इसलिए केंद्र सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश को फैसला लिया गया कि जिसके लिए किसी ने अपनी जान दिया है अब उसको क्या करते हैं, फॉलो कर ही देते हैं। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, ठीक है, भाषा के आधार पर एक नए राज्य का दर्जा। तो अब प्रश्न पूछेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953। अब जब आंध्र प्रदेश को बना दिया गया तो धीरे हर राज्यों ने मांग उठाया कि हमें भी दर्जा मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे एक आयोग ही ला दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। और ये कब आती है? 1953 में। 56 को पास होती है रिपोर्ट। यही क्वेश्चन फंसाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में, और सिफारिश में 1956 में इसकी वो आती है रिपोर्ट। तो जिसके तहत राज्यों का क्रम शुरू होता है। तो धीरे धीरे प्रश्न पूछेगा कौन सा राज्य कब बना। तो एक ट्रिक है, गुना, गु से ना से हा से हरियाणा। देखो 1960, 63, 3 दिन सबका गैप था। एक एक करके हम लोग लिखेंगे और ये याद हो जाएगा राज्य कौन सा राज्य कब बना है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखा राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें लिखिएगा सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम 1947 में एस के धर समिति, फर्स्ट ऑफ ऑल 1947 में एस के धर कमेटी, एस के धर समिति, तथा 1948 में जेवीपी कमेटी। जेवीपी सर्वप्रथम 1947 में एस के धर समिति तथा 1948 में जेवीपी कमेटी, जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, तीनों को मिलाकर एक कमेटी बनती है जिसको कहते हैं जेवीपी, जेवीपी कमेटी का गठन हुआ। नई लाइन से लिखा, ये दोनों कमेटियां या ये दोनों समितियों ने, इन दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण से इनकार कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण से इनकार कर दिया। और नीचे लिखिएगा, कहानी मैंने बता दिया तो पूरा कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं, बस पॉइंट क्वेश्चन लिखना। 1952 में 1952 में नेता श्री पट्टी रमल्लू, श्री पट्टी रमल्लू की 56 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। 56 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। 56 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई। छप्पन दिन के उपवास के बाद मृत्यु। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिलाने के लिए कौन से क्रांतिकारी दिन की 63 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई थी?
जतीन दास। कौन थे? जतीन दास। और ये थे जो भाषा के आधार पर नए राज्य का मांग कर रहे थे और 56 दिन ये इस टाइम पर बैठे रहे बिना अन्न जल के और इनकी तब केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि अब भाषा के आधार पर एक नया राज्य बना देना चाहिए। तो नीचे लिखिएगा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, हर राज्य की अपनी अपनी लैंग्वेज है। नहीं, बोलने को नहीं, जैसे अब वहां की जो लैंग्वेज होगी वो क्या, अब कर्नाटक में जाएंगे वहां कन्नड़ बोली जाएगी, तमिलनाडु में जाएंगे वहां तमिल बोली जाएगी, ठीक है। आप असम में जाएंगे तो वहां असमिया बोली जाती है, ठीक है। बिहार में भोजपुरी शुद्ध कोई नहीं बोलता, सब बिगड़ा ही बोलते हैं, शुद्ध भोजपुरी कोई नहीं बोल पाएगा। भोजपुरी में बोलना बहुत कठिन है, ठीक है। तो कहने के लिए रहता ना सारी, हम लोग जो है कुल 536 से ज्यादा बोलियां हैं इसमें भारत में। बोली बदलती रहती है। आप कहने के लिए बेटा भोजपुरी, इसको शामिल करने की बात चल रही है। जैसे इंग्लिश को संविधान में शामिल नहीं किया गया और नागालैंड में जाओगे तो वहां इंग्लिश ही बोली जाती है। बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़े हो? किस आर्टिकल का? 129। मतलब न्यायालय के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो इंग्लिश में रखे जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि कोर्ट में जो लेक्चरबाजी होगी वो इंग्लिश में की जाएगी। आप हिंदी में कन्वर्सेशन आप बात विवाद करेंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड होगा वो इंग्लिश में होगा। लेकिन उसको अभी संविधान में शामिल नहीं किया गया, वो हमारी भाषाओं में शामिल नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब उसके लिए क्या करोगे? तो अम्बेडकर को फिर से जलाएं हम, पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, हम यही कर सकते हैं कि कुछ पता करके उसको बता दें कि ऐसा क्यों, ठीक है। चलो, तो इंग्लिश जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि राजकीय भाषा या कोई ऐसी है। लेकिन नागालैंड में जो राजकीय काम होता है, जो बोलचाल की भाषा, वो क्या है? इंग्लिश। इसीलिए कहा गया ना कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी। तो कभी अगर कोई प्रश्न पूछेगा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप तुरंत वही ऑप्शन में लिखा, पहली बात तो राष्ट्रीय भाषा हो सकता है आपको हमारे दिमाग में कीजिए हिंदी। तो जैसे वो पूछेगा ना राष्ट्रीय, तुम्हारे मुंह से हिंदी ही निकलेगा। तब कहेगा पहले बताओ कि हिंदी मतलब राष्ट्रभाषा होती है कि राजभाषा, तब तुमको वहां वो खींचना शुरू करेगा। इसलिए उसकी खींचने से पहले तुम ही खींच दो उसको। जैसे शुरू करेगा वो तो चेक करने के लिए पूछ रहा, तो कहते पहली बात आप जानकारी रखिए कोई राष्ट्रभाषा नहीं, उस पर कभी नहीं कर लो, फिर सुनो ही मत, बोलता रहेगा, वो समझ जाएगा होशियार। अभी कल हम लोग आ रहे थे तो एक महोदय थे, डीटी महोदय थे, तो उनको कायदे से गियर मिली है। अब एक लड़का था, वो मतलब टिकट नहीं था उसके पास, वो बैठ गया। अब ये आ गया पूछा टिकट, बगल वाली सीट हम लोग बैठे थे, चुपचाप पहले सुन रहे, तो कहा कि सर टिकट नहीं। टिकट लिया था वो, शायद जनरल टिकट था उसके पास, बैठा था उसी पर। तो कह रहे कि उधर भगो, जब चेंज करो। उसके बाद उसने कहा कि सर अभी स्टेशन पे जब रुकेगी ट्रेन तो हम लोग चेंज करेंगे। और उसके बाद फिर वो मतलब अपनी ही भाषा में तुम तड़ाक करके बढ़िया नहीं बर्दाश्त हुआ, बोला एक्सक्यूज हम धमकी देके गए कि जल्दी सीट छोड़ के अपना जनरल जा रहे, तो अभी भी बार चांद काटेंगे ये करके जा रहे थे। सो रहे सीनियर थे थोड़ा, तो हम रिस्पेक्ट से ही बात कर रहे थे। अब मुझे महोदय आपका कार्य क्या पता है? तो कह रहे आप हमारा कार्य बताएंगे। हमको बिल्कुल बताया, आपका काम है टिकट चेक करना और पेनाल्टी इशू करना, यही दो अधिकार आपको गवर्नमेंट ने दिया है। और ये रफ लैंग्वेज से जो आप बात कर रहे हैं तुम तड़ाक करके उस बच्चे से, ये लीगल है? और समझ गए जानने वाले कुछ इतने में पब्लिक धीरे आना शुरू हुई। तो सॉरी हम कहीं अंग्रेज देखे गए दवा काट के पहिए सॉरी उनको कायदे समझाए। और हकीकत मैं बता दूं कि जैसे हम लोग भी जिस ऑटो पे बैठते हैं, जिस रिक्शे पे बैठते हैं, जिस ठेले वाले से या जिससे भी सब्जी लेते हैं, उसको हम लोग आप कह के बुलाते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो रिक्शा खींच रहा है तो मतलब वो छोटी जाति का या वो कम पैसे वाला, उसको हम जैसे मिलेगा वैसे ट्रीट करें।
उनको खूब कायदे से क्लियर भी है, एकदम राइट नहीं। हम पे आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होकर और आपकी लैंग्वेज ही है, आप इस तरह से बात करते हैं लोगों से। हम पे सपोज भी आपका बेटा होता, ये ट्रेन में बैठा होता और दूसरा टीचर उसको ऐसे रगड़ता, क्या करते आप? एकदम चुप कायदे से, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, अगर आप सही हो ना तो वो कायदे से उनसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर लेंगे आपका भाई? हमको बाहर कर नहीं सकते, हम तो वैलिड है। तो तरीका नहीं, जैसे होता क्या है कि वो ऐसी लैंग्वेज बोल के डरा देंगे आपको ना कि वो डर जाते हैं बेचारे, और उसके बाद फिर उनसे ऐंठते हैं पैसा। तुम्हारा बनेगा कहां से? दुर्ग से बनेगा। तुम्हारा कहां से बनेगा? बोधिया से बनेगा, बरौनी से बनेगा। पूरा हिसाब उसमें लिस्ट बना के दे देंगे। अब बाद में आ जाएंगे 100 रुपए पे, जब कहेगा हम उतर जाते बैठो आगे उतर जाओ, क्या तरीका? तो तरीका होता है वही हाल है पुलिस विभाग में देखिए। और जब भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी आईपीसी सीआरपीसी में आपको रफ लैंग्वेज में बात करना नहीं सिखाया जाता है। लोग कहते हैं पुलिस में ट्रेनिंग होती है, भाई कौन सी ट्रेनिंग होती है जहां गाली सिखाई जाती है? भारत सरकार की कोई ऐसी नौकरी जिसमें गाली सिखाई जाती है? लेकिन उनकी लैंग्वेज ही ऐसी होती है। जब कायदे को कोई मिल जाए तो राइट टाइम हो जाता है, और नहीं मिलता है तो अपनी ढौंस दिखाते आगे बढ़ो। चलिए आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन? 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को 1952 में लिखा पड़ेगा, तो 56 दिन उपवास पर अभी चलिएगा। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दिया। एक नए राज्य का दर्जा, अब नीचे हेडिंग लग जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य तो 56 में इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब है तो देखिएगा 1953, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। अब उसके नीचे ऐसे ही एरो बना के 2-3 प्रश्न लिख लेना। पहला लिखना, अध्यक्ष, पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष लिखना जज फजल अली, जज फजल अली। देखो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 3। अध्यक्ष कौन था? जज फजल अली। बचे कितने लोग? 1 थे हृदयनाथ कुंजरू और 1 थे के.एम. पणिकर। तो सदस्य में 2 का नाम लिखना, अध्यक्ष में जज फजल अली और नीचे सदस्य में लिखना के.एम. पणिकर, के.एम. पणिकर। और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे मेंबर हैं हृदयनाथ कुंजरू। और नीचे लिखिएगा उस समय कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। उस समय 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तरफ लिखिएगा राज्य और एक तरफ लिखिएगा स्थापना वर्ष, फाउंडेशन ईयर कब है उनका। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष। एक एक करके लिखते चलिएगा। राज्य में लिखिएगा गुजरात, गुजरात के सामने 1960, गुजरात के सामने 1960। नागालैंड के सामने 1963, नागालैंड के सामने 1963। हरियाणा के सामने लिखिएगा 1966। फिर नीचे लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
1971 फिर देखिएगा, देखिए जिस तरह से आपने कहा ना गुना एक ट्रिक है, उसी तरह से आगे एक ट्रिक और पड़ेगी MMT। तो देखिएगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के सामने 1972 में तीनों राज्य एक साथ बने, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अब देखिएगा सिक्किम 1972 में तीनों एक साथ बने हैं, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों एक साथ बने तो 1972। अब देखिएगा सिक्किम, सिक्किम अब देखिए सिक्किम जहां लिखा है ना वहां ऐसे दो एरो बनाइएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। इसमें लिखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 1974 के सामने ब्रैकेट में लिखिएगा सहराज्य ओ स्टेट। और फिर दूसरे एरो लिखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 पूर्ण राज्य फुल स्टेट। और नोट में लिखिएगा अच्छा जहां पूर्ण राज्य लिखा है उसके आगे देना 22वां मतलब अगर पूछेगा कि भारत का 22वां राज्य कौन बना, सिक्किम बना, तो 22वां। और नीचे नोट में लिखना सिक्किम का विलय भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, सिक्किम का विलय भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल कामा गोवा, मिजोरम, अरुणाचल कामा गोवा एक साथ तीनों, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा के सामने 1987 हाँ तीनों एक साथ बने थे 1987। और नीचे अगर क्वेश्चन लिखना चाहो देख सकते हो कि भारत का 25वां राज्य गोवा, भारत का 25वां राज्य गोवा। और ये प्रश्न मैं पूछ चुका हूं, आज फिर मैं रिमाइंडर करता हूं एक बार कि गोवा मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ है। और स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई 1987। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न दिमाग में रखिएगा कि गोवा का स्थापना दिवस और मुक्ति दिवस, मतलब आप सबको पता है कि हमारा देश 47 में ही आजाद हो गया, लेकिन गोवा दमन द्वीप पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया और गोवा को मुक्त करा दिया गया। और फिर गोवा का विलय किया जा रहा था किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। ये कहा गया कि महाराष्ट्र में इनको मिला दिया जाएगा क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य, लेकिन गोवा अड़ा रहा। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वतंत्र स्टेट रखेंगे, हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे। तो गोवा 87 में बना है। तो अगर प्रश्न पूछेगा गोवा मुक्ति दिवस को मनाते हैं तो 19 दिसंबर को, और स्थापना दिवस मनाते हैं 30। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। तो 25 राज्य हो गए ना। अब आपको पता होगा कि एक साथ 3 राज्य बने थे, 26वां, 27वां, 28वां। तो जिस समय ये राज्य बना था उस समय बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में ये प्रश्न चला था कि भारत का 25वां राज्य कौन, 26वां राज्य कौन बना, 27वां कौन बना और 28वां कौन बना। तो इस क्रम को याद करने का सही तरीका है, देखिए, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झा से, ठीक है ना। अब देखो 1 9 नवंबर 2000,
मतलब 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड। और 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना? झारखंड। क्रम याद हुआ? सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। अब अगर प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना? छत्तीसगढ़ किस राज्य से कटकर बना? तो मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड? वो वसुधैव कुटुंबकम वाला है, वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। तो लिख लीजिएगा इसको, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, एक क्रम में लिखिएगा। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। आगे डैश देखिए, उसी क्रम में लिखिएगा 1, 9, 15 नवंबर 2000। 1, 9, 15 नवंबर 2000। नवंबर 2000। तो जिस क्रम में स्टेट लिखवाया हूं उसी क्रम में डेट भी है। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को। अब एक प्रश्न भी हाल में ही पूछा था एग्जाम में, उत्तर प्रदेश विभाजन वर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश विभाजन वर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विभाजन लास्ट कब हुआ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ही तो बना है। तो देखो प्रश्न है इजी, लेकिन लोग घूमने लगते हैं विभाजन वर्ष क्या? अरे जाहिर बात है उत्तराखंड कब बना है? 9 को। तो विभाजन हुआ कब? 9 नवंबर को। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन वर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000। उसका स्थापना होगा, उसका क्या होगा? स्थापना वर्ष होगा। चलिए आगे लिखिएगा, लास्ट में लिख लीजिएगा तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना के सामने लिख लीजिएगा 2 जून 2014 29वां राज्य। 2 जून 2014 2 जून 2014 29वां राज्य। और नीचे लास्ट में, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछेगा भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? प्रश्न क्या सुना? भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? क्या सोच रहे हैं? एग्जाम कितने घंटे का होता है? हम जो करें प्रेमिशन कितना होता है? प्रेमिशन में फाइनल ईयर एग्जाम दोगे कितने घंटे पेपर आता है? क्या करोगे? जैसे अगर 10 बजे पेपर बटा है तो 11 बजे छोड़ निकलोगे बाहर। आपको देखा आपके पास पता है आपकी आवाज पेपर में क्या है, मतलब 3 घंटे का पेपर 8 घंटे में चल जाता है। या तो तुम्हारी स्पीड टेक्निक बहुत तेज होगी या तो आता ही नहीं होगा। लेकिन मैं 30 पेज भर के भी आता था। अच्छा होशियार होते हैं कुछ, दोनों में ना कोटेशन डालेंगे 1857 का विद्रोह राजनीतिक कारण, ये डालिए ना, ये सही होना चाहिए। अब बीच में लिखेंगे हीरोपंथी की स्टोरी, गाना। बेटा मेरे जैसा एक एग्जाम्पल होता है, तुम्हारी कॉपी को इंटरनेट पे इशू करते हैं, अब होता भी है। भाई मैं बताया नहीं कि मैंने काफी चेक किया है और काफियों में पैसे मिलते हैं, खासकर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की काफी, फिजिक्स वगैरह में इंटर में
हर कॉपी में आपको लगभग 100-200 मिल जाएगा मोस्टली, ठीक है ना। खैर आपको कोई टेंशन नहीं है, ये पहले की बात है। अब तो सरकार ही आपके पीछे पड़ी है। जैसे अगर आप पास नहीं हो रहे ना, ऐसे गोली इधर था, ऐसे ऐसे मार के पास हो जाओ, ठीक है। मतलब आप फेल नहीं होना चाहोगे तो नहीं होने देंगे। और रेपुटेशन आपकी खराब, मतलब सरकार की रेपुटेशन खराब थी ना, सरकार में परसेंटेज बहुत खराब आया, बच्चे फेल हो रहे हैं, पढ़ाई कम नहीं हो रही। तो अब जाके देखो इस समय मूल्यांकन चल रहा है स्टूडेंट का, काफी चेक हो रही है। तो बोला जीआईसी में नोडल सेंटर बना होगा, यहाँ चेक हो रही होगी। वहाँ खैर तुम ऐसे नहीं जाओगे, अगर चाहना चाहो घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ देखना अधिकारी आते हैं बीच बीच में और वो बताएंगे सही चल रहा सब। हाँ, कोई फेल ना हो, ज्यादा नंबर नहीं, ये आदेश है, ऐसे ही पास किया। आप देख लो सच में जनरल मार्किंग हो रही नहीं समय, जिसको भी देखो ना 70 के ऊपर ही। नहीं, कुछ चीज होती है, कुछ कॉलेज होते हैं रेपुटेटेड कॉलेज होते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड की कामयाबी ऐसे नीचे, ये सारा खेला यूपी बोर्ड में चलता है। सीबीएसई और एचएससी बोर्ड में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा देखो, दो तरीके होते हैं, मैं बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कलीग हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, वो स्कूल नहीं जाते, ठीक है ना, वो कभी नहीं जाते, और जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं उनका नंबर ज्यादा रहेगा, तो आपको बड़ा कष्ट होता होगा। हम भर के पढ़ाई किए, कोचिंग किए और इससे कम नंबर पाए। तो इसके पीछे दो रीजन होता है, एक तो किस्मत होती है और दूसरा कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो आपके साथ पूरे दिन मस्ती मारेंगे। रात में पढ़ाई को का एग्जाम किस डेट को होगा, फॉर्म कैसे डलाएगा, उसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे आएगा, वो मतलब रिजल्ट का पूरा वो सोचता रहा कि फ्रस्ट्रेशन में था, और जब रिजल्ट आया तो लड्डू बटवाया। ठीक है, तो दो चीजें मैंने कहा ना, एक तो किस्मत होती है कि जनरल मार्किंग की चपेट में अगर वो आ जाएगा तो उसको अच्छा नंबर मिल गया, भले वो फेल हो रहा है पास करता है। और कुछ होते हैं जो आपके साथ पूरे दिन मस्ती करेंगे और रात में वो पढ़ाई करते हैं। जैसे हम लोगों के साथ लगा था ना, उसकी दोस्ती इंसानों से ज्यादा कुत्ते से थी। जैसे एक आवाज मारता 10-12 कुत्ते एक साथ, अब उस सबके साथ खेलता था, कूदता था। दिन भर लोग कहते थे कि क्या करेगा, अब पता है वो बीएचयू टॉपर था। जब रिजल्ट आया तो एमकॉम टॉप किया था बीएचयू, ठीक है ना, और इसमें अच्छी पोस्ट पे गस्टेड ऑफिसर है। तो लोगों का आंख तक खुला जब देख के पता चला, तो वो जब आपके सामने आपको नहीं पढ़ने देगा, लेकिन आपको ग्रेड ला, आप दिन में ग्रेड के लिए बहुत थकान सो गए, लेकिन वो सब कुछ के बाद भी वो रात में पढ़ता, दिन में सो लेता था 12 बजे तक। जैसे रात में 6 घंटा 5 घंटा पढ़ा, तो दिन में 12 बजे तक जाएंगे उसके घर में तो सो रहा है। क्या कर रहा है? अरे अभी सो रहा है। तो लोगों को लगता गजब, दिन भर हमारे साथ अभी सो रहा है, रात भर सोया ही। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो अंदर से 30 मार्क कहाँ था। तो दो तरीके होते हैं इसके, उसका वो नहीं खैर। लेकिन अब जो देखा जाए तो एजुकेशन का लेवल बहुत ही डाउन है, बहुत ही नीचे चला गया। मैंने कहा ना कि एग्जाम्स का मतलब होता था एक डर होती थी। आप देखो कि जो पुराने लोगों से पूछना कि जिस दिन स्कीम आती थी, टाइम टेबल पेपर में गजट होता था, उस दिन एक बार हार्ट बीट बढ़ जाती, 120 के पास चली जाती थी। बस ये देख लेते हैं कि टाइम टेबल आ गया बोर्ड परीक्षा का।